चलो ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या क्या पढ़े हैं अभी तक पूरा समराइज कर रहा हूँ आज, ठीक है। आई टेक 10 to 15 मिनट्स। पहले तो स्टार्टिंग विथ IRRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या है? फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड होता है वो बेसिकली किस एक रेट फिक्स्ड रहेगा अंटिल द एंड ऑफ द लोन, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स जो रहेगा पूरा टर्म तक, पूरा लोन के टर्म तक फिक्स रहेगा। फ्लोटिंग जो होगा वो किसी एक रेफरेंस रेट को लिंक्ड होगा। तो हमेशा ये रहेगा क्या, रेफरेंस रेट प्लस मार्जिन समथिंग 0.5% और 1%, ऐसा कुछ मार्जिन रहेगा। ओके। रेफरेंस रेट जो रहेगा वो लाइबोर, माइबोर, यूरिबोर पहले हुआ करता था, अभी सोफर, ईस्टर ऐसे रहेगा, ठीक है। सोनिया रेट्स। सो फिक्स और फ्लोटिंग, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ आता है? बिकॉज ये जो फ्लोटिंग रेट है, ओके, मान लो हमारा एक लोन है जो बेसिकली फ्लोटिंग को एक लाइबोर को लिंक्ड है, ठीक है। सो लाइबोर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा हमारा रेफरेंस रेट वैसे वैसे चेंज होगा। लाइबोर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया जैसे अभी बढ़ा है, मार्केट में अगर जो रेफरेंस रेट्स हैं वो अगर 10%, 12%, 13% को चले गए तो हमारे जो लोन्स हैं, ठीक है, वो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। तो उसको इसीलिए आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, हमने देखा था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो बॉन्ड के रेट्स गिर जाते हैं, ठीक है। एक तो देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो हमें एक तो लोन्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ज़्यादा रेट पे लोन इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के चलते। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है। ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यील्ड कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है। यील्ड कर्व एक ऐसे टाइप का था, एक ऐसे टाइप का था, एक स्ट्रेट था। ये वो होता है नॉर्मल यील्ड कर्व, ठीक है, और इसको स्टीपनिंग यील्ड कर्व भी बोलते हैं, बट नॉर्मल यील्ड कर्व है। बाकी ये होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ये होता है फ्लैटनिंग। नॉर्मल यील्ड कर्व क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कम टाइम के लिए अगर लोन ले रहे हो तो कम इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा टाइम के लिए ले रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। इन्वर्टेड यील्ड कर्व उल्टा होता है रिसेशन इकोनॉमी में, कम टाइम के लिए ज़्यादा रेट और ज़्यादा टाइम के लिए कम रेट होता है। फ्लैटनिंग यील्ड कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है इफ़ यू टेक फॉर लोअर पीरियड और हायर टर्म पीरियड। ओके। इसके बाद हम लोग आते थे नॉर्म क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क हेज करने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हेज से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। FRA है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, स्वैप्शंस भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट्स टू मैनेज और इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे FRA। FRA बेसिकली है क्या? ये एक OTC कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एन OTC कॉन्ट्रैक्ट जैसे नॉर्मल फॉरवर्ड के केस में होता था कि एक प्राइस फिक्स करते थे, उसी पे ट्रांजैक्शन होता था। FRA क्या है कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन में ही होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था ए और HDFC बैंक के बीच में, ठीक है। एक्चुअल लोन आफ्टर 6 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? सपोज 7% रहा, 6%, ठीक है, सपोज 6% रहा। और सेम का येस बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इसने कर लिया क्योंकि उसको डर था, ठीक है, 6 महीने के बाद लोन लेना है। तो अभी इंटरेस्ट रेट जो भी है 5%, 6% जो भी है, लग रहा है 6% के बाद लोन लेना है, 6 महीने के बाद लोन लेना है, ठीक है। तो ये 6% में भी बढ़ के 9%, 12%, 10% कुछ भी हो सकता है। 6% जो है ये करेंट रेट है। हमें लोन कब चाहिए? 6 महीने के बाद, 3 महीने के लिए। तो हम येस बैंक के साथ, HDFC के साथ एक्चुअल लोन ले सकते हैं और येस बैंक के साथ एक FRA कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या FRA होगा? 6 into 9 FRA। ओके, 6 into 9 FRA होगा, एक एग्रीड रेट पे होगा, कुछ एक एग्रीड रेट पे होगा, ठीक है। लेट्स से 7% पे,
ओके, सो एक्चुअल रेट जो भी रहा 7% से अगर ऊपर रहा तो ये बेसिकली एक बेटिंग काइंड ऑफ है कि हम ऑफसाइड बेटिंग कर रहे हैं। अगर 7% से ऊपर इंटरेस्ट रेट गया तो येस बैंक हमें डिफरेंस पे करेगा 7%। अगर 8% हुआ तो 8% और 7% के बीच में कितना डिफरेंस है? 1%। 1% हमें येस बैंक पे करेगा। अगर गिरा 5% हो गया तो 2% वी विल पे टू येस बैंक। ठीक है, सो दिस इज अपसाइड बेटिंग। ठीक है, बाइंग एन एफ आर ए मीन्स बाइंग एफ आर ए इज अपसाइड बेटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए थे कि फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, और एक चीज़ एफ आर ए में समराइज कर दूं कि actual settlement never happens, actual principal transfer never happens। प्रिंसिपल कभी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस है वही ट्रांसफ़र किया जाता है, बिकॉज ये बेटिंग है। ठीक है, तो नोशनल को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो नोशनल प्रिंसिपल है। ओके, और एक चीज़, जो इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंस निकाला उसको उसको डिस्काउंट करके जो 6 मंथ का पीरियड है उस वहाँ तक लाना है, बिकॉज उसी स्टार्टिंग पीरियड में सेटलमेंट हो जाता है। ओके, डिस्काउंट द प्रॉफिट और लॉस and bring it to the beginning of FRA period। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग में ही सेटलमेंट हो जाता है। अब हम पढ़े थे कि इसके बाद पढ़े थे कि फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट और एफ आर ए रेट, जो एफ आर ए यहाँ पे यस बैंक ने कोट किया 7%, ये कोट किया हमने देखा 6 × 9 एफ आर ए। तो इसका मतलब क्या है? यस बैंक बोल रहा है कि 7% से अगर ऊपर जाएगा तो मैं आपको पे करूंगा, 7% से अगर नीचे गया तो आप मुझे पे करोगे। तो यस बैंक ये मन से तो नहीं बोल सकता 7%। ठीक है, कैसे बोलेगा, कैसे ये कैलकुलेशन होगा कि मान लो अगर दो पार्टीज, ठीक है, ए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है। ठीक है, ए ने क्या किया, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 0 to 6 months। बी ने क्या किया, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, और 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम। ठीक है, यील्ड कब हमने पढ़ा था कि कम पीरियड है तो कम इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा पीरियड है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। ओके, सो यहाँ पे 5% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे 7% पर एनम है पूरा साल के लिए। ठीक है, तो ए अगर 1 रुपया यहाँ पे लगाएगा तो उसको कितना बनेगा, 1.025, 5% के हिसाब से 6 महीने का। ओके, सिमिलरली बी अगर यहाँ पे 1 रुपया लगाएगा तो यहाँ पे उसका कितना बनेगा, 1.07। ओके, 7% पर एनम है। हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है कि ये ब्लू वाला पार्टी फॉरवर्ड रेट तो यही होता है 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए, यहाँ पे 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए फॉरवर्ड रेट तो यही होता है। ठीक है, सो बेसिकली एफ ये फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेशन करना होता है कि ये जो 1.025 है ऊपर बना, मेरा ए ने जो इन्वेस्ट किया था 1.025, वो कितने रेट पे इन्वेस्ट करेगा, जो वैल्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ पे इसका बना है 1.07, दोनों इक्वल हो। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 रुपया ए ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया 1.025 हो गया है, इसको अगर इक्वेशन के तौर पे लिखें, ठीक है, एक का जो 1.025 हो गया है, ठीक है, ये कितने रेट पे फिर से इन्वेस्ट होगा। ओके, होल इंटू 1 + x अगर ले रहे हैं, x × 6/12, ठीक है, कितने रेट पे इन्वेस्ट होगा, तो इसका वैल्यू इसके साथ 1 साल का रेट जो पूरा रेट है उसके साथ इक्वल होगा, 1.07 होगा। ठीक है, तभी जाके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे। अगर इससे ऊपर या नीचे हो तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू सपोज निकला, ठीक है, मैं डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, सपोज एक्स का वैल्यू निकला कुछ 8%। ठीक है, मान लो ये रेट हमारा निकला, एक्स = 8%, सपोज निकल गया। ठीक है,
बट बैंक ने सपोज 6 का 6 into 12 FRA बैंक ने सपोज कोट किया है 9%, ठीक है, कोटेड बाय बैंक, बट हमारा कितना निकला 8%, ओके। और जो बैंक ने कोट किया है कितना कोट किया है 9% का कोट किया है, ओके। तो जब भी याद रखना, मैंने कल एक चीज़ बताया था कि जिसका रेट ज़्यादा है, ठीक है, जिसका रेट ज़्यादा है उस पर इन्वेस्ट करो, जिसका रेट कम है उस पर बोरो करो, ठीक है, तभी जाके तुम्हें फ़ायदा होगा, ओके। तो एक्चुअल में हमने कैलकुलेशन किया, ये जो 8% है तो एक्चुअल रेट हमारा कितना है, एक्चुअल 6 into 12, थियोरिटिकल रेट, एक्चुअल मतलब थियोरिटिकल, 6 into 12 फॉरवर्ड रेट हमारा सपोज आया 8%, और FRA कोटेड कितना है 9%, ठीक है, ज़्यादा कोट किया गया है तो इस पे इन्वेस्ट, इस पे बोरो, मतलब कैसे होगा ये, बोरो मतलब पूरा बोरो 12 महीने के लिए, ठीक है, पूरा 12 महीने के लिए 7% पे बोरो कर लो, ओके, बोरो एट 7% फॉर द होल ईयर, फिर जो बोरो किया है उसको पहले 6 महीने तक एक्चुअल में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इन्वेस्ट एट एक्चुअल फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स तक FRA कुछ नहीं है, फर्स्ट 6 मंथ्स नॉर्मल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एट 5% पर annum, फिर सेकेंड जो जो प्राइस बनेगा इसका, ठीक है, एंड इन्वेस्ट एट FRA रेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, फिर एंड में जो बनेगा उसको रीपेमेंट कर देना, बोरोइंग का जो रीपेमेंट वैल्यू आएगा उसको रीपेमेंट करने के बाद तुम्हारा कुछ रिस्कलेस प्रॉफिट डेफिनेटली बचेगा, ठीक है, बिकॉज जो तुम्हारा थियोरिटिकल वैल्यू है, ठीक है, थियोरिटिकल वैल्यू है 8% और बैंक ने कोट किया है कितना 9%, ओके। तो जब भी ऊपर नीचे हो, ठीक है, बैंक ने कम कोट किया हो या फिर ज़्यादा कोट किया हो, अगर थियोरिटिकल फॉरवर्ड प्राइस से मैच नहीं हो रहा है तो फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। इस केस में हमने देखा कि ये 8% है और ये 9% है, ठीक है, दिस इज 8%, दिस इज 9%, अगर ये कम होता, ठीक है, थियोरिटिकल प्राइस 8% है, फॉरवर्ड अगर इसने FRA उन्होंने कोट किया होता कितना, अगर मान लो 5% कोट किया होता, ठीक है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इस पे भी रेज होता है, बट उल्टा करते हैं, मतलब बोरो 7% पे ना करके इन्वेस्ट करते 7% पे, ठीक है, पूरा उल्टा स्टेप्स लेना था, ठीक है, बहुत टाइम ले लिया इस पे, चलो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग यहाँ तक कवर किए थे कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक आर्बिट्राज और फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन में? नहीं है, ओके। ये होगा थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट लेस देन FRA, FRA is more than theoretical forward rate, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ओके। अच्छा, अभी चलते हैं थोड़ा सा पीछे, ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन में, बॉन्ड वैल्यूएशन में याद है किसी को जो इनवर्स रिलेशनशिप होता था, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइसेस, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता था, बताओ? बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो बॉन्ड है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट, कम क्यों होगा हमारे वैल्यूज? सर क्योंकि हमने जो बॉन्ड्स खरीदे थे, लाइक अगर हमने वो 6% के रेट पे खरीदे थे और आज मार्केट में मतलब अ, वही जो है वो 9% पे मिल रहा है, तो फिर लोग जो है वो 9% वाला खरीदेंगे, तो वेरी गुड, इसीलिए हमारे वाले बॉन्ड्स की कम हो जाएगी। वेरी गुड।
सो हमने ये पढ़ा था कि मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ये अगर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है, ठीक है, और ये अगर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि ये फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों होता है ये कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा, ठीक है, हमारा सपोज 6% का बॉन्ड है, ठीक है, हमने खरीदा था 2 साल पहले, 6% का बॉन्ड था, और इस ये खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है। मार्केट में अभी होते होते टाइम पास जैसे जैसे हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स 9% तक आ गए, ठीक है। तो मार्केट में 9% वाले बॉन्ड आना चालू हो गए, ओके। 9% वाला बॉन्ड, सेम रिस्क वाला, सेम रेटिंग वाला बॉन्ड 9% वाले आने चालू हो गए 100 रुपये में ही, ठीक है। तो हमारे बॉन्ड्स कोई क्यों लेगा? सेकेंडरी मार्केट में हम ये बॉन्ड को बेच ही नहीं सकते, बिकॉज 100 रुपये पे बेच ही नहीं सकते, बिकॉज लोग बोलेंगे कि 100 रुपये में 9% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल रहा है, हम 6% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड क्यों ले, ठीक है। तो इसके इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होंगे, ठीक है, से 95 96 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तभी जाके मेरे बॉन्ड्स बिकेंगे, अदरवाइज नहीं बिकेंगे, ओके। अब अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके एक्चुअल में कुछ है नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके कोई ऐसे स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट नहीं है जो ट्रेड हो रहा है। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस में जो इन्वर्स रिलेशन है, उसी को यूज़ करके, जो इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों में, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन, उसी को यूज़ करके हेजिंग किया जाता है। समझाता हूँ कैसे होता है। एक्चुअल में कुछ इंटरेस्ट रेट, जैसे फॉरवर्ड के एफआरए के केस में क्या हुआ कि हम एक रेट फिक्स कर लिए, फिर उसको ऊपर नीचे जैसे होता था उसके हिसाब से हम बेटिंग कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में एक्चुअली फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके एक प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाता, ठीक है। ये बॉन्ड के प्राइसेस के हिसाब से, बॉन्ड के प्राइसेस के ऊपर हेज किया जाता है। कैसे कि सपोज मान लो कि मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा डर क्या है, मेरा डर है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स विल राइज, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, करेक्ट। अगर बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे तो बॉन्ड को अगर मैं शॉर्ट कर दूं, ठीक है, बॉन्ड को अगर मैं शॉर्ट करूं, अगर बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं और मैं शॉर्ट करता हूँ, अच्छा इसमें जाने से पहले एक और चीज़ पहले रिवाइज कर दूं। लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बढ़ेगा या प्राइस बढ़ेगा, मुझे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फायदा होगा, या फिर गिरेगा तो फायदा होगा, बताओ। लॉन्ग पोजीशन है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो फायदा होगा, ठीक है। तो इफ प्राइसेस इंक्रीज, प्राइसेस मतलब भाई बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज, इंक्रीज देन गेन, डिक्रीज देन लॉस। सिमिलरली शॉर्ट अगर बॉन्ड पोजीशन है, ठीक है, शॉर्ट बॉन्ड प्राइसेस में बॉन्ड के प्राइसेस अगर बढ़े तो क्या होगा, शॉर्ट पोजीशन है, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या होगा, लॉस। लॉस होगा। नंद किशोर समझ में आ रहा है? यस सर। सिमिलरली अगर डिक्रीज हुआ तो जाके हमें गेन होगा, ठीक है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो बेसिकली हमें अगर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एफआरए के केस में क्या होता है, पहले एफआरए का एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर उसकी इसी को ही लिंक करेंगे, ठीक है। एफआरए के केस में करंट इंटरेस्ट रेट था, करंट इंटरेस्ट रेट है 6%, आफ्टर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 8%, 9%, 10%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स हमें डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है, हमें लग रहा है कि बढ़ेगा, तो हम क्या करते थे, एफआरए बाय करते थे, बाय एफआरए एट
7% पे बाय करते थे सपोज, ठीक है, यही करते थे। एक 7% का प्राइस एग्रीड रेट रहता था, जिससे अगर प्राइस बढ़ा तो फिर हमें कुछ रिसीव होता था, ठीक है, जो जिस बैंक से किया होगा, जिसने एफ बेचा होगा, वो हमें पे करेगा। अगर एफ गिरा 7% तो हम उसको पे करेंगे। ये होता था एफ के केस में। फ्यूचर के केस में क्या होगा? सो दिस इज एफ फ्यूचर के केस में क्या होगा कि सेम चीज़ हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, गो अप। अगर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड है बढ़ेंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? गिरेंगे, करेक्ट, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, ठीक है। बॉन्ड के प्राइसेस अगर गिरेंगे तो क्या करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा? बॉन्ड के प्राइसेस गिरने वाले हैं तो क्या करेंगे तो फ़ायदा होगा? शॉर्ट। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट बॉन्ड। बस तुम्हारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इतने पे ख़त्म हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं। ये चीज़ अगर समझ गए हो तो फिर योर बॉन्ड वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। देख सकते हो कि अगर इंटरेस्ट रेट हमें लग रहा है कि बढ़ेंगे, ठीक है, एफ के केस में हमने क्या किया, एक एफ बाई कर लिया 7% पे, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे लग रहा है तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? गिरेंगे, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन होता है। तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो बॉन्ड को शॉर्ट करो, तभी जाके फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर उल्टा होता, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, तो क्या होता? तो क्या होता बताओ मिहिर। बॉन्ड प्राइस हाँ बता दो दरअसल। बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज। बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है। बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग। लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं इससे कैसे एक्चुअल में होगा। से सपोज 100 रुपये का बॉन्ड अभी मिल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, करेंट मान लो 6% कूपन वाला बॉन्ड, 6% कूपन बॉन्ड, ठीक है, अभी मिल रहा है 97 पे, ठीक है, 97 नहीं, 100 रुपये ले लेता हूँ, 100 रुपये लिया है, ठीक है। अच्छा, इस पे डेफिनेटली एक चीज़, एक डाउट आना चाहिए, ठीक है, मैं पूछूंगा बाद में। 6% कूपन बॉन्ड का 100 रुपये है, ठीक है, प्राइस में मिल रहा है। अगर ये प्राइसेस बढ़ेंगे, हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ओके, अभी लोन नहीं चाहिए, कब लोन चाहिए? 6 महीने के बाद चाहिए, ठीक है। वी नीड लोन ऑफ 100 रुपीज़ ही, 100 रुपये का ही लोन चाहिए, या फिर 1 लाख का लिखता हूँ, ठीक है। वी नीड लोन ऑफ 1 लाख आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के बाद हमें लोन चाहिए 1 लाख का। कितने पीरियड के लिए चाहिए? मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर देख सकते हो कि जो 6% का हमें डर है कि इंटरेस्ट, अगर 6 महीने के बाद लोन चाहिए तो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जा सकते हैं, जहाँ बहुत अगर ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज। हमें अभी लोन नहीं चाहिए, कब चाहिए? 6 महीने के बाद चाहिए, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज, ओके। इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जो 6% वाला है, अभी का इंटरेस्ट रेट सपोज 6% का चल रहा है, जो 6% है वो 12% हो सकते हैं, हमें लग रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हमने देखा था। सो हमने क्या किया है, बेसिकली हेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस अंडरलाइंग एसेट से आता है, ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आ रहा है सपोज, प्रॉफिट अंडरलाइंग एसेट से आता है, या फिर लॉस जो अंडरलाइंग एसेट से आता है, ठीक है। एक एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लो, ठीक है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लो
डेरिवेटिव कि ये तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस को नलीफाई कर दे, लॉस को भी नलीफाई करें, प्रॉफिट को भी नलीफाई करें, यही होता है हेजिंग का मतलब। ठीक है, तो हमें अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे 6% का, सपोज 12% हो गया, तो 6% का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली तो एडिशनल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा अगर बढ़ गया, ठीक है, एडिशनल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 6% का, 6% से सपोज 9% हो जाएगा, ठीक है, हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज टू 9% से सपोज, ठीक है, तो एडिशनल इंटरेस्ट रेट हमें कितना देना पड़ेगा 3%, ठीक है, अभी 6% है, 3% से होगा। ठीक है, तो हमने अगर बॉन्ड शॉर्ट किया है, शॉर्ट है बॉन्ड एट ₹100, हमने 100 रुपये पे एक बॉन्ड शॉर्ट किया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा 6% से 9% हुआ, ठीक है, 3% का बढ़ा, तो हमारा भी यहाँ पे 100 रुपये का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा। ठीक है, तो 6% का 9% इंटरेस्ट रेट हो गया, तो हमारा जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड प्राइस विल कम टू, विल डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन कैसे करके डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन बाय सम अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्या ये 1 to 1 बढ़ेगा, अगर 1% डिक्लाइन हुआ तो ये भी 1% डिक्लाइन होगा, सॉरी ये 1% बढ़ा तो ये 1% डिक्लाइन होगा। पूजा बताओ, इंटरेस्ट रेट हमारा 1% हाँ 3%, इंटरेस्ट रेट नो 3%, सर, तो कितना बढ़ेगा गिरेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड। अच्छे से सोचो, इंटरेस्ट रेट अगर 1% 3% अगर बढ़ा तो बॉन्ड के प्राइसेस कितने गिरेंगे, पढ़े हैं हम ये चीज़, वेरी गुड विशेष, वोलाटिलिटी, ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम लोग पढ़े थे ना, बॉन्ड के प्राइसेस ड्यूरेशन के हिसाब से, या फिर वोलाटिलिटी जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन और वोलाटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ेगा या गिरेगा। वोलाटिलिटी का मतलब तो यही था ना कि 1% से अगर ये बढ़ा तो ये कितना परसेंट से गिरेगा। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, बट ये आईसीआई में इतना एडवांस लेवल पे क्वेश्चन दिया नहीं है, अभी तक आया नहीं है, बट हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, फ्यूचर में। तो क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन एसएफएम, ठीक है, तो अगर ये 1% बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट्स, वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट अगर 1% बढ़ा तो बॉन्ड के प्राइसेस में क्या कितना चेंज आएगी। तो ये अगर 3% से बढ़ा, तो ऐसे ही ने जितने भी आज तक क्वेश्चंस दिए हैं वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये 3% से बढ़ा तो ये भी बॉन्ड के प्राइसेस भी 3% गिर जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने किया है, तो इसका मतलब क्या है, वोलेटिलिटी 1 है, मतलब ये जितना परसेंट से बढ़ता है पूरा 1 to 1 रिलेशन है, वो ये 1% बढ़ता है तो ये 1% गिरता है। ठीक है, बट ये आइडियली होता नहीं है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है मान लो 2%, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2% है, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर 3% हो रहा है तो बॉन्ड के प्राइसेस तो 6% गिरेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमें चाहिए थे कितने, 3% ही गिराने थे, तभी जाके परफेक्टली हेज होता। ये 3% से अगर बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट, अगर वोलेटिलिटी 2% है तो बॉन्ड के प्राइसेस 6% गिर जाएंगे। ओके, बट हमें क्या चाहिए था, 3% टू 3% 1 to 1 मैच करना था, तभी जाके परफेक्टली हेज होगा। ठीक है, तो उस केस में करना क्या चाहिए, कैसे करेंगे कि ये कम हो जाएगा, बताओ। हाफ अमाउंट ही हाफ अमाउंट, यूज। परफेक्ट, हाफ अमाउंट करेंगे। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी 2% है तो हाफ अमाउंट करना है। ओके, सो बेसिकली जो जितना यहाँ पे 2% है, ठीक है, जितना भी वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी से डिवाइड करके जितना भी टोटल नंबर ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसको वोलेटिलिटी के साथ डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, देन यू विल गेट योर एक्चुअल हेज अमाउंट, कितना हेज करना चाहिए। ठीक है, सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2।
ओके, आई एम श्योर इसमें किसी को कुछ डाउट होना चाहिए इस पे, ठीक है? अगर डाउट आ रहा है तो पूछो। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब जो बॉन्ड का प्राइस है। जो टोटल जो जितना अमाउंट का हम हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नोशनल वैल्यू। ओके सर। ओके, देखेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है? अच्छा चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा फिर। एक लाइन लिखा दूं इस पे। ओके, अच्छा तो इस पे इफेक्टिवली क्या होगा देखो, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा हमें हेज वही करना था, ठीक है? इंटरेस्ट रेट जितना हमें 3% से बढ़ा इंटरेस्ट रेट, तो हमारा इंटरेस्ट रेट बॉन्ड के प्राइसेस 3% गिरेंगे सपोज, ठीक है? तो हमारा अभी रेट जो फिक्स्ड हो गया, कितने पे रेट फिक्स हो गया? 6% कूपन पे फिक्स्ड रह गया, ठीक है ना? ऊपर गया ना नीचे गया, समझ रहे हो? यू कैन जस्ट इमेजिन, ठीक है? आप कितना बहुत हाई लेवल पे अभी जो सीख रहे हो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत हाई लेवल चीज़ें हैं। बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, एक्टिवली मैनेज करते हैं, वो ऐसे ही यही मेथड एक्चुअली यूज़ करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है बट ये सभी यूज़ होता है, ठीक है? ये सब प्रोडक्ट को यूज़ करके फारेस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, इसको ही यूज़ करके जनरली इंटरेस्ट रेट को हेज करते हैं, ठीक है? मैंने बताया था कि जो एसवीबी कोलैप्स हुआ, ये उन्होंने प्रॉपरली इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज नहीं किया था, ठीक है? जो पोजीशन से थे उनके बहुत सारे बॉन्ड्स के पोजीशन थे, ठीक है, जो उन्होंने बहुत हैवी प्राइस में, हाई प्राइस में खरीदा था, ठीक है, जब कूपन रेट्स कम थे, ठीक है? तो उन्होंने कुछ हेज नहीं किया, प्रॉपरली हेज नहीं किया होगा, तो दैट्स वाई कंप्लीटली बैंक, एंटायर बैंक कोलैप्स्ड, ठीक है? तो जस्ट यू कैन इमेजिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, ओके? एंड उसके बाद चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 78। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। यस 78। मेरा मेमोरी आजकल बहुत स्ट्रांग हो गया है। चलो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगे बट ये सारे ट्राई करो, ठीक है? कैलकुलेटर पेन लेके ट्राई करो। बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रा स्पेस इज ए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, ठीक है? ये होलसेलर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। द बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज हाईली सीजनल, ठीक है? सीजनल है, मतलब सीजनल का मतलब क्या होता है कि हाफ कुछ एक सीजन पे ही चलेंगे, जैसे मान लो आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है? या फिर वुलन क्लॉथ्स का, ठीक है? जैकेट्स का बिजनेस, जैकेट्स का जनरली सर्दी के मौसम में ही बिकेंगे, ठीक है? वो ऐसे ही बोल रहा है, हाईली सीजनल बिजनेस है, ठीक है? सो इन 6 months a year फर्म हैज अ ह्यूज कैश डिपॉजिट। 6 महीने साल के 6 महीने में उनके पास कैश डिपॉजिट, बहुत सारा कैश रहेगा, स्टॉक कैश रहेगा। एंड स्पेशली नियर क्रिसमस, स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम, ठीक है? क्रिसमस के टाइम पे 6 महीने तक रहेगा, यूज कैश डिपॉजिट रहेगा। एंड अदर 6 months फॉर्म कैश क्रंच, ठीक है? और बाकी 6 महीने में उनके पास कैश क्रंच रहेगा, ठीक है? बेसिकली क्या बोल रहा है कि 6 महीने तक उनके पास बहुत सारा कैश बचेगा, ठीक है? डिपॉजिट बहुत सारे रहेंगे, बाकी 6 महीने उनके पास कैश की कमी होगी, ये कैश नहीं होगा उनके पास, लीडिंग टू बोरोइंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर्स फॉर रनिंग द बिजनेस, ठीक है? तो 6 महीना वो बोरो करेंगे, बाकी 6 महीना उनके पास बहुत सारा कैश होगा, ठीक है? और बाकी 6 महीने, सेकंड 6 महीने में उनके पास इतना टाइम, इतना डिमांड होगा कि प्रोडक्ट का, उतने पास उनको बोरोइंग करना पड़ता है, ठीक है? It is expected that firms will borrow a sum of 50 million
50 मिलियन यूरो बोरो करेगा, 50 मिलियन यूरो, ठीक है, बोरो करेगा फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स। ओके, स्लैक सीजन कब आने वाला है? 3 महीने में आने वाला है, इन अबाउट 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने में आने वाला है। ये जो कैश क्रंच का पोजीशन है ये 3 महीने में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है कि 3 महीने में 50 मिलियन यूरो का लोन लेने वाले हैं, ठीक है। तो 6 महीने के लिए फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन, ओके, सो फॉर 6 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है। A bank has given the following quotation. स्पॉट रेट दिया हुआ है बैंक ने, 3x6 FRA दिया है, 3x9 FRA दिया है, 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15. ओके, फ्यूचर में बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ FRA शैल बी यूजफुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 मंथ्स टर्न्स आउट टू बी। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इतना इतना हो गया, हमने सपोज FRA ले लिया, फ्यूचर को भूल जाओ, हमने सपोज FRA ले लिया और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 4.5% और 6.5% रहा, ठीक है, तो हाउ दिस विल बी यूजफुल, खुद ट्राई करो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई, ओके, स्पेशली रजत, विशेष, आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू। सर कल ये होमवर्क में दिया था तो मैंने ट्राई किया था, बट क्या निकलना है वो ही नहीं समझ रहा है। मतलब बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालो बस, और जो मतलब एक्चुअल सेटलमेंट नेट में कितना हो रहा है, कि अगर FRA लिया तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, बस ये निकाल लो। अच्छा, पहले तो मुझे बता दो, रजत बताओ कि जो 3 रेट्स दिए हैं, स्पॉट रेट, FRA, 3x6 FRA, 3x9 FRA, हमें रेट कौन सा लेना चाहिए? सर हमें बोरो कर रहे हैं इस टाइम, तो हम ना 5.82 वाला लेंगे, मतलब जो राइट हैंड साइड पे मेरे, क्योंकि वो मेरा बोरो रेट है। ठीक है, बट ये 5.82 वाला कौन सा FRA है? ये 3/3 into 6 है, मतलब हम 3 महीने बाद 6 महीने के लिए रेट लें, 6 महीने के नहीं लिए लोन नहीं लेंगे। नहीं, 3x6 FRA का मतलब होता है 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए ये होता है। हमें चाहिए फॉर 6 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स, जो ये सेकेंड वाला होता है ना 3x6, इसका मतलब है 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने के बाद अगर 6 महीने के लिए है तो हमें चाहिए 3x9 FRA, ठीक है। 3/9 FRA वोलेटिलिटी, सॉरी 5.94% विशेष, या ओके, सो 5.94% वाला रेट चाहिए। हाँ, यू आर करेक्ट, बोरोइंग का रेट ये राइट साइड वाला रेट लेना है, बट 5.94% जाएगा बिकॉज हमें 3/9 FRA लेना है, बिकॉज 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए है तो 3/9 FRA, ठीक है। 3/6 FRA कब होता, अगर 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए होता, तब 3/6 होता। क्लियर है रजत? यस सर, यस। ओके, सो 3/9 FRA लेना है, तो हमारा रेट हो गया 5.94%, तो हमारा अग्रीड रेट है 5.94% FRA, ठीक है, अग्रीड FRA रेट फिक्स हो गया हमारा। ओके, ये है स्पॉट रेट, ये है अग्रीड FRA रेट। अब ये बोल रहा है कि एक्चुअल में अगर रेट्स ये आए 4.5%, 6.5% आए, तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताओ कौन से रेट को किसके साथ कंपेयर करना है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। बताओ, क्वेश्चन इज टू यू लिप्सा। लिप्सा, समझ में आ रहा है? चलो एनीवेज, मिहिर बताओ।
किसको किसके साथ कंपेयर करें और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ निकालने के लिए? 5.94 को 4.58 कंपेयर करेक्ट। करें। 5.94 है फॉर एग्रीड रेट था, एक्चुअल रेट निकला 4.5%। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। अच्छे से सोचो। फिर चल लॉस देना पड़ेगा। लॉस होगा, ठीक है, बिकॉज प्राइसेस गिर गए, इंटरेस्ट रेट गिर गए। ठीक है, और फिर सिमिलरली इस पे 6.5 पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके ओके, अच्छा, तो बोल रहा है कि हाउ एफर डिस्काउंट करेंगे। बोलो। डिस्काउंट करने के बेसिकली पूछा क्या है, डिस्काउंट अगर करोगे तो एक्चुअल रेट पे डिस्काउंट करना चाहिए। अगर एक्चुअल सेटलमेंट अमाउंट पूछता कितना अमाउंट सेटल होगा तो डिस्काउंट करते। ठीक है, इसमें पूछा है कि हाउ एन एफ आर एस शैल बी यूजफुल, कैसे यूजफुल होगा। ठीक है, तो एक्चुअल सेटलमेंट अमाउंट पूछा ही नहीं है तो डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें प्रॉफिट और हमें बेसिकली एक ऐसा दिखाना है कि कैसे ये यूज़फुल रहा है। ठीक है, कैसे हमने इसको हेज किया प्रॉपरली। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ दिस शैल बी यूजफुल, तो इसका मतलब इसका यूज़ क्या है, एफ का यूज़ क्या है, हेजिंग करना। तो ये कैसे अप्रोप्रिएटली हेज हुआ। ठीक है, 4.5% अगर रहा और 6.5% रहा। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसे होगा, मैं बस रफली बोल रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन खुद कर ट्राई करना घर पे। ठीक है, अगर अभी किए हो तो ठीक है, अदरवाइज ट्राई करना इसको। एक्चुअल अगर 4.5% रहा, 6.5% रहा, तो जो हमारा एक्चुअल लोन आउटफ्लो होगा, एक्चुअल लोन आउटफ्लो, इंटरेस्ट आउटफ्लो, तो वो 4.5% होगा और यहाँ पे भी 6.5% होगा, जो एक्चुअल रेट है उसके हिसाब से होगा। और बाकी एफ में गेन होगा, गेन और लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे 4.5% और 5.94 के हिसाब से कितना हो रहा है डिफरेंस, 1.44%। ठीक है, यहाँ पे 1.44% का गेन होगा, सॉरी लॉस होगा, और यहाँ पे 6.5 और 5.94 के हिसाब से 1.06, नहीं सॉरी 0.56 0.56 का गेन हुआ। ठीक है, तो नेट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर देखेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोनों केस में देख सकते हो कि 5.94% ही आएगा, जो कि हमारा एग्रीड रेट है। ठीक है, ये इसको माइनस कर रहा हूँ, देख सकते हो 5 पॉइंट दोनों केस में 5.94 ही आएगा। ठीक है, दैट इज़ आवर, बिकॉज वो एग्रीड रेट हो गया फिर। ठीक है, सो हमारा एफ के थ्रू एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हमारा हेज हो गया, क्योंकि अभी देख सकते हो कि अगर हेज नहीं करते तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता। स्पॉट अगर स्पॉट है 5.75%। ठीक है, स्पॉट रेट कितना है 5 पॉइंट्स, अगर अभी लोन लेते तो 5.75 पड़ता। उसके बाद उसके रेट्स हमें लगा कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5.75 का बढ़ जाएंगे। अगर हेज नहीं करते तो 6.5% के हिसाब से आउटफ्लो होता। ओके, और 4.5% अगर गिरा तो ठीक है। ठीक है, यही हुआ एसबीबी के केस में, क्योंकि उन्होंने जब लिया था तब इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे। ठीक है, फिर 2-3 सालों में ये जो इंटरेस्ट है 6.5% है, ये जैसे यहाँ पे 6.5% लिखा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कोविड के टाइम पे कम थे, बट धीरे 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 इंटरेस्ट कोविड के टाइम पे कम क्यों थे, बिकॉज गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना पड़ा, सारे इंटरेस्ट गिराने पड़े, सो दैट बिजनेसेस फिर से ये हो पाए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया, कोविड के इफेक्ट्स कम होते गए, फिर इन्फ्लेशन के डर आ गया। तो फिर इन्फ्लेशन के चलते चलते 2023 में बहुत इंटरेस्ट रेट, सारे कंट्रीज के ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गए। ठीक है, लगभग जो नेगेटिव रेट्स चल रहे थे कोविड के टाइम पे 4% 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। ठीक है, तो उस केस में सोच सकते हो कि अगर ये प्रॉपरली हेज नहीं होगा तो उनके लोन्स के रेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट लोन्स है तो, और ये 5.75%, तो देख सकते हो ये 6.5% हो गया। अगर हेज नहीं करते तो 6.5 का ही आउटफ्लो होता। ठीक है, अगर हेज नहीं करते तो, क्योंकि हेज किए हैं हम तो 5.94 पे आ गया। ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि 4.5% तो गिरा भी था, तो 5 तो बेसिकली हेजिंग का मतलब होता है कि डर खत्म करना, जो भी हो जाए मार्केट का सिचुएशन, हमें 5.94 ही है, रेस्ट अश्योर्ड मैं ये दिमाग में रख सकता हूँ कि मेरा 5.94 का ही आउटफ्लो होगा। ओके,
इसके बाद चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में पूछा है कि 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 यूरो का, ठीक है, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने में मैच्योर हो रहा है। इस कोटेड एट 94, अभी कितने में कोटेड है, मार्केट में मिल रहा है 94.15 पे, मतलब 5.85% डिस्काउंट पे, करेक्ट। थोड़ा सा सस्ते में मिल रहा है, 5.85% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 50,000 एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, एक कॉन्ट्रैक्ट का 50,000 है, ठीक है, मतलब 50,000 के मल्टीपल में भी हो सकता है। अच्छा, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इन मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, इज कोटेड एट 94.15, ठीक है। बोल रहे हैं हाउ 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूजफुल फॉर कंपनी इफ इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट एज मेंशन्ड इन पार्ट ए, वो ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ये आ गए या फिर ये आ गए 4.5% या फिर 6.5% आ गए, तो बताओ मुझे करना क्या चाहिए पहले तो, मुझे बॉन्ड शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग जाना चाहिए बॉन्ड में? 4.5 के लिए शॉर्ट करना चाहिए और 6.5 में लॉन्ग जाना चाहिए। क्यों, अच्छे से सोचो। 4.5 हम बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद आएगा, करेक्ट, 3 महीने के बाद आएगा, हमें जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है वो आज करेंगे। ये तो 3 महीने के बाद के एक्चुअल रेट्स है ना, 4.5% और 6.5%, समझ में आ रहा है? जो हम ये डिसीजन हेजिंग का ले रहे हैं, हम अभी ले रहे हैं। 4.5 में प्राइजेस बढ़ जाएगा आगे जाके, तो लॉन्ग होगा। अच्छे से सोचो, नहीं गलत सोच रहे हो। ये जो 4.5% है और 6.5% है, हम बोल रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट 3 महीने के बाद होंगे। अभी के स्पॉट रेट्स कितने हैं? स्पॉट रेट्स अभी हैं 5.5, 5.75, ठीक है, अभी के स्पॉट रेट्स, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, आज खड़े हैं, ओके, यहाँ के स्पॉट रेट्स अलग हैं। हम बोल रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, सॉरी 3 महीने के बाद यहाँ पे रेट हो जाएंगे कितना, 4.5, 6.5, ये रेट हो जाएंगे। हमें जो डिसीजन लेना है ये हो गए, मतलब निकले, ठीक है, ये एक्चुअल रेट्स ऐसे आए 3 मंथ से, जो रेट्स दिए हैं 4.5%, 6.5%, क्या दिया है देख सकते हो कि इफ इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी मतलब टर्न्स आउट एज मेंशन्ड इन पार्ट ए वो, ठीक है, मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 मंथ्स टर्न्स आउट टू बी, ठीक है, मतलब 3 महीने के बाद एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अगर 4.5% और 6.5% निकले तो हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा बोल रहा है। मैं अभी डिसीजन ले रहा हूँ, आज ही डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे डर है कि फ्यूचर में मैं बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोरो जो जब भी कोई भी बोरो करता है तो उसको क्या डर रहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं अगर बोरो कर रहा हूँ तो फिर मुझे आज क्या पोजीशन लेना चाहिए फ्यूचर में, बताओ। नंदकिशोर? सेल का पोजीशन लेना चाहिए। शॉर्ट का पोजीशन लेना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना, ये एक्चुअल रेट्स 3 महीने के बाद के रेट्स हैं दरअसल, अच्छे से देखो, ये जो रेट्स हैं एक्चुअल रेट्स हैं, 3 महीने के बाद एक्चुअल रेट अगर ये हो गए तो हमारा क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हो गए मतलब एक्चुअल में निकले तो क्या, फ्यूचर का पोजीशन आज ले लिया है, ठीक है, आज लेने के बाद फ्यूचर का पोजीशन, जो भी पोजीशन है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, जो भी लिया है पोजीशन, आज लेने के बाद अगर एक्चुअल में 4.5% और 6.5% आए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। आज हमें फ्यूचर का पोजीशन क्या लेना है, सो इसके ऊपर ये जो 4.5% और 6.5% के ऊपर वो डिपेंडेंट है ही नहीं। फ्यूचर के का पोजीशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है, हमें किस चीज़ का डर है, समझा। समझ गए, ओके। तो बेसिकली इसको देख सकते हो, हमें डर है कि हमें बोरोयर, ठीक है, सिंस वी आर बोरोयर्स,
we have a fear of interest rate rise, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, बॉन्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं तो फिर हमें शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट राइज, इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज then bond prices will fall. ठीक है, if bond prices will fall then we should short the bond. ठीक है, short the bond at current rates. ओके, बॉन्ड को शॉर्ट करेंगे करंट रेट पे, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है सबका? हमने पहले बॉन्ड शॉर्ट कर दिया दोनों ही केस में, 4 पॉइंट कितना है, 4.5 और 6.5, ठीक है। दोनों ही केस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट बॉन्ड कितने पे किया, 94.15 पे, ठीक है। 94.15 पे किया जब इंटरेस्ट रेट था 5.85%, ठीक है। तो 5.85% और ये 94.15, देख सकते हो कि ये जितना इंटरेस्ट रेट जितना कि बढ़ा है, ठीक है, जितना इंटरेस्ट रेट है ये उतना ही गिरा है, कम है, ठीक है। तो मतलब 1 to 1 हम बोल रहे हैं, ओके। तो 94.15 के हिसाब से है, यहाँ पे भी शॉर्ट किया हम लोग 94.15 पे, ओके। अच्छा, बॉन्ड अगर गिरा शॉर्ट किए हैं तो बढ़ेगा तो फायदा होगा या गिरेगा तो फायदा होगा? शॉर्ट किया है बॉन्ड हमने, यार सारे आंसर करो, इतना चुप चुप क्यों बैठते हो? गिरेगा तो हाँ, गिरेगा तो फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है हमने 4.5% हो गया इंटरेस्ट रेट, ओके। इंटरेस्ट रेट गिरा तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? शॉर्ट बॉन्ड अगर किया बढ़ है जाए। बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग बॉन्ड करेंगे तभी जाके स्क्वायर अप होगा, फॉर स्क्वायरिंग ऑफ, ठीक है। लॉन्ग बॉन्ड करना पड़ेगा तभी जाके स्क्वायर अप होगा। 94.15 हुआ था, ये क्या था, 100 माइनस 5.85%, ठीक है। जब 5.85% का डिस्काउंट था तो ये 4.5% हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड के प्राइसेस कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 4.5%, 95.5। 95.5। सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए, सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो बॉन्ड के प्राइसेस और ज़्यादा गिर जाएंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 6.5%, तो इट विल बी 93.5, ओके। तो बताओ मुझे किस में प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ? 6.5 में प्रॉफिट हुआ, 4.5 में लॉस। बिकॉज जिसमें कम में बाय हुआ ज़्यादा में सेल हुआ, तो 4.5 के केस में ज़्यादा में बाय हुआ, इसमें सेल कम में हुआ, ठीक है। सो इस पे कितने का आएगा, 95.5, 94.15, सो इज अराउंड 1.35, ठीक है। 1.35% का इस पे लॉस आया, इसमें कितने का आया, 0.65 का, 6.5। ठीक है। 0.65% का गेन आया, ओके। और बाकी जो इंटरेस्ट रेट आया, जो अपना क्या क्या गया, एक्चुअल जो लोन लिया है, जो ये तो हो गया फ्यूचर के थ्रू, ठीक है। फ्यूचर के थ्रू गेन और लॉस आ गया, फ्यूचर गेन और लॉस, ओके। एक्चुअल जो लोन रेट्स होंगे ये इसी पे लिया जाएंगे, 4.5%, 6.5% पे लिए जाएंगे, ठीक है। 6.5% पे कि ये सपोज गेन लॉस हुआ, ठीक। तो नेट में देख सकते हो कि तुम्हारे इंटरेस्ट रेट कितने पड़े, ठीक है। 4.5 और 1.35 के हिसाब से जितने एग्रीड रेट है, जितने फ्यूचर में कितना था, 5.85 पे, ठीक है। तो 5.85 ही आएगा, दोनों ही केस में 5.85% आएंगे,
ओके, ये तो मैंने इंटरेस्ट परसेंटेज को लेके दिखा दिया है। अब क्वेश्चन में क्योंकि बॉन्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ दिए हैं, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ दिए हैं, ठीक है, तो उसको अमाउंट के वैल्यू पे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50,000 फ्यूचर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ दिया है। तो सेम ही चीज़, बस इसको न्यूमेरिकल में पूरा करना चाहिए, ठीक है, वो भी करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हो गए हमारे पास, लोन कितने का लेना है हमें? आनंद किशोर, कुछ डाउट है? सर ये बोल रहा था कि जैसे हम लोग जब 4.5 और 6.5 हमारा इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है तो हम लोग बॉन्ड का प्राइस जो है डायरेक्ट 100 माइनस करके निकाल दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग वो जो वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको नहीं ले रहे हैं क्या? उसको ले ही नहीं रहे हैं, बिकॉज मैं बोला ना कि ऐसे है कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं 1 to 1 में अज्यूम करें, अज्यूमिंग ड्यूरेशन इज वोलेटिलिटी इज 1 ओनली, ठीक है। इसको नीचे भी कहीं अजम्पशन में लिख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो अजम्पशन लिख सकते हो कि अज्यूमिंग द वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड इज 1, ठीक है। यस सर। तो अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे बता सकते हो कितना होना चाहिए? 50 मिलियन का हमारा लोन है, ठीक है, एक्चुअल लोन अमाउंट 50 मिलियन है। एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 50,000 यूरो, ठीक है, और ये 3 महीने का फ्यूचर है, ओके। हमें लोन चाहिए 6 महीने के बाद, सॉरी 6 महीने के लिए चाहिए, बता सकते हो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए? बताओ। 2000 2000 कैसे कैलकुलेट किया? 50 50 मिलियन million divided by 50,000 into 6 डिवाइडेड divided by 3. इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। 6 क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 क्यों डिवाइड किया? 6 मंथ्स के लिए चाहिए और 3 मंथ का ही अपने पास फ्यूचर अवेलेबल है। करेक्ट, ठीक है। तो इतना कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लो, ठीक है, वो इसके साथ इक्विवेलेंट हो जाए, ओके। सो ड्यूरेशन ऑफ द लोन 6 इज ड्यूरेशन ऑफ द लोन ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए? 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2000, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए 2000। तो उसके बाद उसके बाद कुछ करने का है नहीं। जो प्रॉफिट और लॉस 1.35% है, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल सकते हैं, ओके। कैसे करेंगे कि 50,000 एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है इंटू 2000, ठीक है, इंटू 1.35% का लॉस हुआ है, ओके, इंटू कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है, इंटू 3/12, ओके। सिमिलरली 4.5% का एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना है? एक्चुअल इंटरेस्ट तो हम पूरा 50 मिलियन पे ले रहे हैं, 50 मिलियन इंटू 4.5% इंटू 6 महीने के लिए 6/12, ठीक है। तो देख सकते हो फ्यूचर 3 महीने का है, ठीक है, और एक्चुअल जो लोन है वो 6 महीने के लिए ले रहे हैं, ओके। तो इसीलिए ये जो फ्यूचर है वो 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया गया है, और ये जो एक्चुअल इंटरेस्ट है 6/12 किया गया है, ये ध्यान रखना। कुछ भी डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है? अच्छा, कैसे डाउट नहीं हुआ? पहले तो फ्यूचर में देखो, ड्यूरेशन जो हमने यहाँ पे 6/3 किया, किसी ने क्यों नहीं पूछा कि फ्यूचर तो हमें 3 महीने का चाहिए, ठीक है, फ्यूचर का तो अभी हमें अभी क्या चाहिए? 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, ठीक है।
3 महीने का फ्यूचर है, बट हमें चाहिए 6 महीने के लिए, ठीक है, चाहिए 6 महीने के लिए। तो ये डाउट किसी को नहीं आया कि ये 3 महीने के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, 3 महीने का फ्यूचर है, फ्यूचर 3 महीने का है, ओके, 6 महीने के बाद के मतलब पूरा 6 महीने के लिए ले रहे हैं, बट 3 महीने का फ्यूचर है, ओके। सो इंटू 6/3 क्या करना सही रहेगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए इंटू 6/3 करना सही रहेगा। 3 महीने का फ्यूचर है, फ्यूचर 3 महीने का ही है, बट 6 महीने का लोन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? 6 महीने के लिए लोन, 6 महीने के लिए एक्चुअल लोन 6 महीने के लिए, बट फ्यूचर 3 महीने के लिए है, ओके। आ रहा है या फिर कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ बाउंस हो रहा है क्या पूरा? इसमें क्योंकि अपना ड्यूरेशन ऑफ लोन ज़्यादा था इसलिए हमने डबल कॉन्ट्रैक्ट्स करिए ना। डबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट फ्यूचर में देखो, फ्यूचर का तो हमें हमें एक्चुअल सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हम जो फ्यूचर ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही अभी ले रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं मार्केट में अभी ऑप्शन फ्यूचर खरीदने जाऊँ, ओके, इज इट रेलेवेंट फॉर मी कि ये फ्यूचर में कितने टाइम पीरियड के लिए लोन है, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन है, क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट होगा? अभी फ्यूचर का प्राइस में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लूँ, इस पे कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना है, फ्यूचर का कितने पीरियड के लिए लोन है, ठीक है, क्या मेरे लिए ये रेलेवेंट होगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग में डालो जोर। अब सही हो यार, सोचो अच्छे से, सोचो दरअसल, यू राइट, सोचो अच्छे से कि ये जो बोल रहे हैं हम 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या इसके लिए रेलेवेंट होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? समझ नहीं पा रहे हो? देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स के केस में फ्यूचर जो हम लोग पढ़े थे ना, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, सो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर बताना मुझे। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या कैलकुलेट करता था कि देखे थे हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में कि जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं, कितना टाइम पीरियड बचा है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड बचा है, 3 मंथ्स के, अगर 3 मंथ्स का एक्सपायरी ले रहे हैं, ठीक है, 3 महीने के लिए ले रहे हैं, तो ये वो क्या दिखता था कि कितना टाइम पीरियड है, ठीक है, स्पॉट प्राइस प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पॉट के प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइसेस चेंज होंगे, ठीक है, वैसे वैसे फ्यूचर के प्राइसेस भी चेंज होंगे, करेक्ट। तो बॉन्ड के प्राइसेस जो भी यहाँ पे थे, तो फ्यूचर का प्राइस यहाँ पे जो था, ठीक है, जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं, बॉन्ड के प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ तक आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ तक आएंगे बॉन्ड के प्राइस, जैसे जैसे बॉन्ड के प्राइसेस चेंज होंगे वैसे वैसे फ्यूचर के प्राइसेस भी चेंज होंगे, ओके, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, फ्यूचर का वैल्यू जैसे चेंज हुआ, ये ड्यूरेशन जो लोन का, एक्चुअल लोन का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, क्या इसका इसके साथ लिंकेज है? नहीं है। बॉन्ड के प्राइसेस एक्चुअल, तो ये तो बॉन्ड है, लोन है एक, ठीक है, बॉन्ड है, बॉन्ड के प्राइसेस इससे तो लिंक नहीं है, बट ये जो ड्यूरेशन पूरा है 6 महीने का है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ले रहे हैं कि बॉन्ड के एक्चुअल बॉन्ड के प्राइसेस में कुछ चेंज नहीं आएगा, एक्चुअल बॉन्ड का जो फ्यूचर है उसका इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ले रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए हम ड्यूरेशन को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ओके, बिकॉज इंटरेस्ट रेट पूरा 6 मंथ पीरियड के लिए लगेगा। नॉर्मल अगर बॉन्ड का फ्यूचर देखोगे तो बॉन्ड के फ्यूचर में ये 0 to 3 मंथ्स के लिए स्पॉट जो फ्यूचर में जो एक्चुअल लोन का पीरियड है, इसका इसके लिए रेलेवेंस नहीं है नॉर्मल बॉन्ड के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं जो पूरा 6 महीने के लिए होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डबल लेके कर रहे हैं। समझ में आया दर्शल?
हाँ सर, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें 3 मंथ्स में ही कवर करना है इसलिए। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का कंपोनेंट यहाँ पे नॉर्मल एज कम्पेयर टू अदर फ्यूचर्स, ठीक है, जब इक्विटी और कमोडिटी का फ्यूचर करते थे तब इस पे इसका रेलेवेंस कुछ आता ही नहीं था, बिकॉज ये बाकी इसका कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है, जो फ्यूचर में जो उसका लोन पीरियड रहेगा जो भी रहेगा उसके बाद का रहेगा, इसका इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहता ही नहीं था। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या होता है कि बाद में कुछ एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द लोन जो 6 महीने का है उसको यहाँ पे ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर करते हैं। ओके, सारे भी इस बात को समझो, ठीक है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यूरेशन है तो इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ डिवाइड कर लिया, लॉजिकली समझो। क्लियर है सबका? नहीं सर, इसको रिपीट कीजिए, ये वाला नहीं समझ में आया जो आप समझा रहे थे। बता रहा हूँ फिर से। नॉर्मली देखो, नॉर्मली हम जब हेज करते हैं ना, ठीक है, इक्विटी का हेज करते थे नॉर्मली, इक्विटी का, पहले ये सब भूल जाओ आज जो भी पढ़े हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, जब इक्विटी का करते थे तब क्या करते थे हेज के लिए, इक्विटी का फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए करते थे, ठीक है, इक्विटी 3 मंथ के लिए जितना होगा प्राइसेस, इक्विटी का प्राइस सपोज 100 था, यहाँ पे 105 हो गया, हमने फ्यूचर लिया था सपोज 100 पे, फ्यूचर भी 100 पे था, फ्यूचर का प्राइसेस भी 105 पे क्लोज हो गया, ठीक है, फ्यूचर सपोज 102 था, 105 पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो यही पीरियड के लिए लेते लेते थे, जितने वैल्यू इसका था, जितना वैल्यू, जितना सपोज इसका 100 का 102 ले लिया हमने, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिया यहाँ पे, एक इक्विटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हम फ्यूचर में इसका ड्यूरेशन व्यूरेशन कुछ कंसिडर करते थे, फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं, ठीक है, इक्विटी के केस में कुछ होता नहीं था। नहीं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हम ये फ्यूचर वाला कंसिडर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इस पे इंटरेस्ट जितना आएगा, ठीक है, 6 महीने लास्ट में इंटरेस्ट जितना आएगा, ठीक है, वो डबल आएगा, क्योंकि बिकॉज ये 3 महीने का है, ठीक है, ये 6 महीने के लिए अगर इंटरेस्ट है तो 6 महीने के लिए डबल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जितना इंटरेस्ट आएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे 6/3 के, सो दैट इसका डबल कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए, ठीक है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हम आइडियली अगर 3 महीने का ही होता, ठीक है, ये भी 3 महीने का है और ये भी 3 महीने का ही होता, ठीक है, टोटल 6 मंथ्स, ठीक है, ये 3 महीना और ये 3 महीना, तो हमें ड्यूरेशन कुछ मैच करने की, इसको इसके साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसको 6/3 करने 50 मिलियन डिवाइडेड बाई 50,000 डायरेक्टली करके हम 1,000 कॉन्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते थे, ओके, बट क्योंकि हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि 6 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट को हम हेज कर रहे हैं, 3 महीने के इंटरेस्ट को हेज नहीं कर रहे हैं, 6 महीने के इंटरेस्ट को हेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसीलिए 6/3 करना पड़ रहा है। आया समझ में? हाँ, फिर से समराइज कर रहा हूँ। नॉर्मल के केस में, नॉर्मल इक्विटी के केस में हम क्या करते थे कि 1-to-1 होता था, बिकॉज इस पर कुछ और लाइबिलिटी कुछ नहीं है फ्यूचर में, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि फ्यूचर में हमें 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम 3 महीने का फ्यूचर के हिसाब से, 3 महीने के फ्यूचर टाइम पीरियड इज डजेंट मैटर, इज नॉट अ मैटर, ओके, इसका इसके साथ कुछ लिंक नहीं है, बट यहाँ पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 3 महीने के फ्यूचर के साथ, जो कि डबल आएगा, 3 महीने से डबल आएगा, ठीक है, सो 3 महीने के फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारा 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, अगर 3 महीने का फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 6 महीने का हमें इंटरेस्ट हेज करना है, ठीक है, तो इसीलिए 1,000 इंटू 2,000। आया समझ में? क्लियर है सबका? यस। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 50 मिलियन डिवाइड बाई 50 करके आ जाते हैं, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको रेड में लिख रहा हूँ। बिकॉज
वी आर हेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, नॉर्मल जो अदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इक्विटी कमोडिटीज़ के, उसमें कुछ एक फ्यूचर पीरियड के लिए या फिर कुछ एक इंटरेस्ट लाइबिलिटी के लिए उसको हेज नहीं किया जाता। इस केस में आप फ्यूचर में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको हम लोग हेज कर रहे हैं। ओके, 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इसके लिए ड्यूरेशन डिवाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर कर रहे हैं। फ्यूचर ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर तो ख़त्म हो गए। उसके ऊपर इसके बाद स्टार्ट करना है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, बट अभी 15 मिनट ही बचा है, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट। बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होते क्या हैं, क्या लगता है क्या होगा, बताओ। फ्यूचर ऑप्शंस ये सब पढ़ के आए हैं डेरिवेटिव में, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ऐसे ही क्या होगा। पूजा बताओ क्या हो सकता है, बताओ यार। मैं कहाँ तुमको जज नहीं कर रहा हूँ कि गलत हो गया तो कुछ कर लूँगा। ठीक है, ये नहीं, बताओ जो आ रहा है दिमाग में बताओ। डर क्यों रहे हो तुम सर लोग? ऑप्शन को मतलब एक रेट को फिक्स कराने के लिए, जैसे उसमें एक पुट ऑप्शन होता था, हम्म कॉल ऑप्शन वैसे। बट तो सेम ही चीज़ है, आज एफ आर ए जैसा है, ये एफ आर ए ही है विथ ऑप्शन। एफ आर ए में क्या होता था कि दोनों की पार्टी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, उस जिसने बेचा है उसको ऑनर करना पड़ेगा, मुझे भी ऑनर करना पड़ेगा। ऑप्शन के केस में जिसने खरीदा है उसके पास ऑप्शन रहता है, वो चाहेगा तो उसको एक्सरसाइज करेगा, अगर नहीं चाहता है तो नहीं करेगा। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये अगर बता दो एक चीज़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अग्रीड रेट है, मान लो लोन का रेट है, लोन रेट है लाइबोर प्लस 1%। ठीक है, लोन रेट है लाइबोर प्लस 1%। ठीक है, एफ आर ए रेट है, एफ आर ए का रेट, ठीक है, एफ आर ए ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, एफ आर ए रेट, एफ आर ए रेट है 6%। ठीक है, तो अगर एक्चुअल लाइबोर, इफ लाइबोर कम्स आउट टू बी 6 इंटू 9 एफ आर ए। ठीक है, रजत बताओ 6 इंटू 9 एफ आर ए मतलब क्या है? सर पहले 6 मंथ के बाद जो 3 मंथ होते हैं उसके लिए। करेक्ट। ओके, सो इफ लाइबोर कम्स आउट टू बी 7%, ओके, आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, तो एफ आर ए के केस में क्या होगा बताओ? 7% हो गया या फिर 6% या फिर 5% हो गया? 7% और 5%। बताओ एफ आर ए के केस में गेन होगा या लॉस होगा 7% और 5% में? 7 में गेन होगा, 5 में लॉस। गेन कितना होगा? 1%। 1%। यहाँ पे लॉस कितना होगा? 1%। ओके, अच्छा एक और चीज़, बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं, करंट लाइबोर रेट दिया होगा, ठीक है, ये लाइबोर को हम मैच कर रहे हैं, देख सकते हो ये जो रेफरेंस रेट है, रेफरेंस रेट को इसके साथ मैच कर रहे हैं, लाइबोर को एफ आर ए के रेट, एफ आर ए के रेट जो होते हैं वो किसी रेफरेंस रेट के ऊपर होता है, पूरा लोन के ऊपर नहीं। ठीक है, 6 इंटू 9 एफ आर ए रेट ऑन लाइबोर, ये हमेशा कुछ अगर लिखा भी नहीं है तो ये हमेशा लाइबोर रेफरेंस रेट के ऊपर ही होगा, बिकॉज ये बेटिंग है, हम ये रेफरेंस रेट के ऊपर बेटिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि करंट लाइबोर रेट अगर दिया है, लाइबोर रेट अगर 5% दिया है, ठीक है, तो बच्चे इसको क्या करते हैं कि करंट लोन रेट को 6% निकाल लेते हैं, फिर 6% को इसके साथ कंपेयर करके फिर 6% अगर निकाल लेते हैं, फिर 7% को 8% करते हैं, फिर उसको 6% के साथ कंपेयर कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? एक्चुअल लोन को, एक्चुअल लोन रेट को इसके साथ कंपेयर, एफ आर ए के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एफ आर ए जो है वो अलग है, एक्चुअल लोन है जो अलग है।
ठीक है। FRA जो है अदर बैंक, जो हमने येस बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, FRA येस बैंक के साथ अलग है, वो तो उनको तो पता नहीं है ना HDFC का रेट वेट क्या है। तो येस बैंक के साथ हम बेटिंग कर रहे हैं लाइबोर पे, दैट्स इट, रेफरेंस रेट पे बेटिंग हो रहा है, ठीक है, सेम रेफरेंस रेट एज द एक्चुअल लोन इज, ओके। तो रेफरेंस रेट को ही कंपेयर करना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, बिकॉज ये मार्जिन जो है वही तुम एनीवेज दोगे ही। चलो, इस 7% का यहाँ पे गेन हुआ 1% का, 5% पे 1% का गेन हुआ, ओके। इसको भी एक लाइन लिखाता हूँ इस पे, ऑलवेज कंपेयर विथ रेफरेंस रेट ओनली। रेफरेंस रेट ओनली, ठीक है, नेवर कंपेयर विद द एक्चुअल लोन रेट। क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, ये 1% का गेन लॉस आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1% का गेन हुआ, यहाँ पे 1% का लॉस है, ठीक है। FRA के केस में मुझे ये लॉस भी बियर करना पड़ेगा, बिकॉज FRA में दोनों पार्टी के लिए मैंडेटरी है, करेक्ट। FRA में दोनों पार्टी के लिए मैंडेटरी है, ओके। उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है, मैंडेटरी था दोनों को, ये प्रॉब्लम को ओवरराइड करने के लिए आया ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैप ऑप्शन, एक होता है फ्लोर ऑप्शन, ठीक है। कैप ऑप्शन जनरली बोरोअर्स लेते हैं, जिसको बोरो करना है, ठीक है। मैं समझाऊंगा क्या है कैप ऑप्शन, क्या है वो कैप फ्लोर ऑप्शन। बोरोअर लेते हैं, फ्लोर ऑप्शन जनरली डिपॉजिटर्स लेते हैं, ठीक है। कैप ऑप्शन का मतलब क्या है कि ये एग्जाम्पल में देख सकते हो कि 6% का जैसे FRA था, ठीक है। मान लो कि हमने कैप लगा लिया 7% पर, कैप ऑप्शन ले लिया 7%, सॉरी 6% पे, ठीक है। सेम ही एग्जाम्पल, ठीक है, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। लोन अमाउंट है 1 लाख का, एट लाइबोर प्लस 1%, लाइबोर प्लस 1% के हिसाब से लोन था, ठीक है। करेंट लाइबोर रेट है 4%, ओके। फिर कैप ऑप्शन है, कैप ऑप्शन यहाँ पे अगर लिखा भी नहीं है तो कैप ऑप्शन ऑन लाइबोर ही है। कैप ऑप्शन पूरा रेट पे नहीं है, ठीक है, हमेशा लाइबोर पे ही होगा, ऑन लाइबोर, ठीक है, इवन इफ नॉट रिटर्न। कैप ऑप्शन सपोज 6% का है, ठीक है। तो इसके बाद अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 6% का मतलब क्या है कि अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 7% गया, ठीक है, और 5% गया, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगर चाहूँ, मुझे अगर बेनिफिशियल है, ओके, तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, ओके। तो मुझे बता सकते हो कौन से 7% पे एक्सरसाइज करूँगा या 5% पे एक्सरसाइज करूँगा? 7%। 7% पे करेंगे बिकॉज हमें बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हमें 6% पे हमने कैप लगा दिया है, मतलब देखो ये अगर चार्ट है इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट रेट चार्ट हमने यहाँ पे एक ऑप्शन ले लिया, तो इंटरेस्ट रेट चार्ट बढ़ते बढ़ते बढ़े गिरे, बढ़े गिरे, बढ़े गिरे, फिर हमने इस पे एक कैप लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैप लगा दिया है, ठीक है। मतलब इससे ऊपर आप जा नहीं सकते, अगर जाओगे इससे ऊपर जो भी जाएगा, ठीक है, जो रेट में कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जिसने हमें बेचा है कैप ऑप्शन वो हमें पे करेगा, समझ में आ रहा है। लाइबोर के रेट्स बढ़ते 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 ऊपर गए, ठीक है, बट हमने यहाँ पे कैप लगा दिया, कैप से ऊपर गया तो ये हमें मिलेगा,
कैप से अगर नीचे आया तो हम वो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ये फ्री में रहेगा? नहीं, इसके लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, कैप प्रीमियम, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया जो भी होगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछना। क्या प्रीमियम 1 रुपया या 2 रुपया जो भी होगा, ठीक है। 7% में एक्सरसाइज, 5% में डोंट एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, फ्लोर ऑप्शन क्या होता है? फ्लोर ऑप्शन डिपॉजिटर्स में केस में होता है। डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फायदा है या फिर गिरेगा तो फायदा है? डिपॉजिटर्स को बढ़ेगा तो फायदा है, अगर गिर गया तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, इसीलिए एक फ्लोर ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। ये अगर इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट सपोज ऐसे गिरते 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 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, फ्लोर ऑप्शन मतलब यहाँ पे लगाते हैं फ्लोर, ठीक है। फ्लोर से अगर नीचे गया तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सपोज ये डिपॉजिटर्स एफडी मान लो, ठीक है। एफडी का हमने इंटरेस्ट एफडी लिया था जब इंटरेस्ट रेट थे 5%, ठीक है। गिरते 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 अगर 2% 1% को आ गया तो फिर तो हमें लॉस हो जाएगा, फ्लोटिंग रेट अगर है तो, ठीक है। फिक्स्ड है तो ठीक है, अगर फ्लोटिंग है तो ये गिरते 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 अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लगा लिया, फ्लोर लगा लिया मान लो 3% पे, ठीक है। तो अगर 3% से जब बहुत ज़्यादा आगे गिरा, ओके, तो हमें पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? ये जो डिफरेंस है, अगर 3% से ऊपर बढ़ा, ऊपर गया, तो हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ऑप्शन ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आया? इसका चार्ट बेसिकली ऐसे बनेगा, ठीक है। ये अगर ऊपर गया तो हमें मिलेगा, ये अगर गिरेगा तो हमें मिलेगा, अदरवाइज कम रहा तो हम इसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। क्लियर है सबका? इसको कल फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। एक्सरसाइज डोंट एक्सरसाइज कैप ऑप्शन। अच्छा, फ्लोर अगर 7% और 5% है, डिपॉजिटर में हूँ, तो मैं कौन से केस में ऑप्शन एक्सरसाइज करता, किस में नहीं करता? 5 में एक्सरसाइज। 5 में करता फ्लोर ऑप्शन, ठीक है। डोंट एक्सरसाइज क्या ऑप्शन, एक्सरसाइज फ्लोर ऑप्शन। अगर मैं डिपॉजिटर होता तो फ्लोर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता, ठीक है। बोरवेयर अगर डिपॉजिटर है तो एक्सरसाइज, तो डू नॉट एक्सरसाइज कैप, एक्सरसाइज फ्लोर, डोंट एक्सरसाइज फ्लोर, ठीक है। सॉरी 5% अगर मैं होगा, अगर 5% पे फ्लोर होता तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 है 5.5 पे, अच्छा एग्जाम्पल ही लिया नहीं है तो इसको हटा दे रहा हूँ। बेसिकली जो भी फ्लोर रेट है, अगर फ्लोर रेट से कम हुआ तो एक्सरसाइज करना है, अगर फ्लोर रेट से ऊपर है तो नहीं करना, ठीक है। इसके बाद एक आता है कॉलर स्ट्रैटेजी, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है, हम इसको कल पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे और कल पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट नहीं है? अच्छा, एक और चीज़, जो टेस्ट हुआ था काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने किया नहीं था, अटेंड ही किया, अपीयर ही नहीं किया था, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अपीयर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज आई वोंट गिव एनी रिकॉर्डिंग्स, क्लास रिकॉर्डिंग्स में बंद कर दूंगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक अपीयर नहीं किया है, जितना जल्दी हो सके क्लास टेस्ट अपीयर करके मुझे भेजो। और बाकी जितने भेजे थे ऑन द टेस्ट डे, ड्यू टू सम रीज़न मेरे टेलीग्राम से ये डिलीट हो गए हैं, ऑटो डिलीट हो गए हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, बाकी जिन्होंने भेजा नहीं है फिर से कैन यू प्लीज़ सेंड इट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ सेंड इट वंस अगेन, ठीक है। बाकी जिन्होंने अपीयर नहीं किया था, जितना जल्दी हो सके उसका अपीयर करो, अदरवाइज आई विल स्टॉप गिविंग यू द रिकॉर्डिंग्स।
कुछ डाउट है किसी को? नहीं, कुछ भी डाउट हो, बेसिक में डाउट हो, कुछ भी कहीं पे भी बेसिक्स में डाउट हो या फिर एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। एंड डोंट टारगेट फॉर जस्ट क्वालिफाइंग इन एसएफएम, ठीक है। एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप यू कैन सिक्योर इजीली, नॉट इजीली, एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 80+ यू कैन सिक्योर, ओके। सो टारगेट फॉर दैट 80+ नंबर, नॉट फॉर एग्जामिशन ऑल्सो, ओके। आई वुड रिकमेंड दैट, एंड ये इजीली सिक्योरेबल है, ओके। कुछ भी डाउट है तो पूछना। चलो, इफ देयर इज नो अदर डाउट वी कैन क्लोज द सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।